देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री क्लास 10th का। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आज का क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर आप जिस चैप्टर को स्टार्ट किए हो उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डीपली जानना जरूरी है कि आखिर को क्या होता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का आज नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में जितना पढ़ना है कुछ केमिकल की जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, उसके बारे में पढ़ना है और उसका क्या समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि किसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। तो कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले, कोई भी पदार्थ ले लो, वो अकेले, मान ली वो पदार्थ ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, हम इस पदार्थ को ले लिए। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है कि नहीं, क्रिया कर रहा है दोनों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों आपस में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। वही ना कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। बात समझिएगा, कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करेगा तो वह भिन्न गुण वाला यौगिक का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड था और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, और जब ये दोनों क्रिया किया तो कैल्शियम कार्बोनेट का अलग गुण है ना। इसका गुण से इसका गुण नहीं मिलता है, भले इससे बना है लेकिन इसका गुण अलग है। तो वही ना कहता है कि भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। नया पदार्थ नहीं है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, यहाँ पर यह कली चूना का सूत्र नहीं जी, CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो देखिए तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए CaO प्लस CO2 इसका रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। CaO प्लस CO2 का रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्लस का जो साइन है ना, ये दोनों के बीच के अभिक्रिया को दिखाता है कि दोनों मिल के क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर का सूत्र है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट लिखवाए होंगे है ना रासायनिक सूत्र में। ये कली चूना है। अब देखिए, अब फिर से एक बार समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करता है तो भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर से एक बार, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। आगे बात समझ में, ये 9th क्लास में भी आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया हम लिखवाए थे, है ना। क्या है, फिर से बोलो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बात आ गई समझ में, क्लियर है। चलिए आगे, इस रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज मिलता है। एक है ये तीर चिन्ह ही है, देखिए तीर चिन्ह, तो तीर चिन्ह के एक इधर का साइड जो है वो कौन सा साइड है, बायां साइड, लेफ्ट साइड, और इधर का साइड कौन सा है, राइट साइड। तो तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं और तीर चिन्ह के राइट साइड को क्या कहते हैं, समझेंगे। तो देखिए इसमें दो चीज है, एक लेफ्ट साइड अभिकारक है और राइट साइड प्रतिफल है। इसको हम कहेंगे अभिकारक, क्या कहेंगे, अभिकारक। इसको हम कहेंगे प्रतिफल, क्या बोलेंगे, प्रतिफल। ये है अभिकारक और ये है प्रतिफल, ध्यान रखना है। ये क्या है और ये क्या है, प्रतिफल। अभिकारक किसको कहते हैं, है ना, ये अभिकारक। ये क्या है, तो समझिएगा कि जो पदार्थ
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बनाता है, क्या कहलाता है? भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसमें भाग लेने वाले पदार्थ को? रासायनिक अभिक्रिया में, प्रतियोगिता में नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। बात आ रही समझ में? ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, तो इसमें भाग कौन कौन ले रहा है? CaO प्लस CO2। आ रही बात समझ में? तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे देखिए, अगर ये हम एक इक्वेशन लिखे, यानी H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 क्या बनाया? 2HCl। कैसे 2 काहे लग गया? देखिए 2 बैलेंस करने के लिए लगता है, समीकरण को संतुलित करने के लिए लगता है। तो जब हम संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे उस समय आपको बैलेंस करने के लिए भी बताया जाएगा। एक क्लास खाली बैलेंस करने के लिए ही चलेगा। तो इतना अभी फिलहाल समझेंगे कि H2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में संयोग करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, यानी एसिड बनाता है। तो इधर वाले जो पदार्थ हैं उसको क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। अरे बात समझ में? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। अब बताइए, कोई भी चीज में अगर हम भाग लेते हैं उसका रिजल्ट तो निकलेगा। जैसे प्रतियोगिता में भाग लिए तो उसका रिजल्ट निकलेगा, पास होंगे या फेल होंगे। जब परीक्षा पे देते हो तो परिणाम के गो आता है? 5 गो कि 2 गो आता है? या तो पास नहीं तो फेल, है ना? तो जब अभिक्रिया जब हो रहा है तो कुछ न कुछ तो बनेगा ही बनेगा। तो देखिए, तो जो रिजल्ट आता है ना, जब आपस में जो पदार्थ मिल गए तो उसको अभिकारक है। तो अभिकारक से कुछ रिजल्ट आया जिसको क्या कहा जाता है? प्रतिफल। उससे कुछ फल मिला। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? हम प्रतिफल कहते हैं, ठीक ना? तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रतिफल। जैसे ये भी देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। तो जो बनने वाला फल है ना उसको क्या कहेंगे हम? अब एक बात समझ लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया फिर से एक बार, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? तब वह प्रक्रिया कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होते हैं, एक लेफ्ट वाला अभिकारक और राइट वाला प्रतिफल। तीर चिन्ह के लेफ्ट वाला, तीर चिन्ह के लेफ्ट वाला अभिकारक और राइट वाला अभिकारक। किसको कहेंगे? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ बनाता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, भाग के फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको कहेंगे हम प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? हम प्रतिफल। कोई दिक्कत समझने में? इतना ठीक है? देखिए, हम लोग कल क्या पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रिया एवं फिर उसके बाद हम लोग पढ़े अभिकारक और प्रतिफल, ठीक है? और आज का क्लास है कि वो रासायनिक जो अभिक्रिया हम पढ़े उसकी क्या विशेषता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को लिखना है, ठीक है? हम ये थोड़ा सा डीपली लिखवा दिए हैं। अगर आपसे सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, तो आप ये 5 जो लिखवाए हैं ना, गैस की उत्पत्ति लिख देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्नलिखित है। पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग परिवर्तन, चौथा ताप में परिवर्तन। इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है? लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछे तो हमने आपको 5 विशेषता लिखवाया, जिसमें से आप 3 या 4 3 लिख सकते हो, ठीक है? और नहीं तो अगर याद है तो 5 का 5 आपको लिख देना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है, ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, तो सबसे पहला विशेषता कि निम्नलिखित है। पहले कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगी ना, जैसे 2 केमिकल को आपस में आप अभिक्रिया करवाओगे तो क्या क्या रिजल्ट आपको आने वाला है, क्या क्या देखने को मिलने वाला है, ये चीज हमें पढ़ना है। तो देखिए, जब अभिक्रिया होगी तो पहला आपको मिलेगा देखने को गैस की उत्पत्ति।
गैस निकलेगा। जब दो केमिकल आपस में रिएक्शन करेंगे, जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या निकलेगा? गैस, है ना। सबसे पहला क्या है? गैस की उत्पत्ति। क्या है? गैस की उत्पत्ति। जैसे हम लोग समझ लेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर हम जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कर, देखिए 2, 1 ये सब जो है ना संतुलित करने के लिए लगाया जाता है। इसको ध्यान न देंगे, जब हम संतुलित रासायनिक समीकरण जब पढ़ेंगे ना और असंतुलित, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि 2 हम कहाँ लगाएंगे, 3 कहाँ लगाएंगे। इसके नेक्स्ट वाला क्लास में वही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जिंक की जब अभिक्रिया आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाओगे, HCl किसका फॉर्मूला होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम आपको लिखवाए हैं, है ना। तो जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाओगे तो क्या बनेगा? ZnCl2, है ना। जिंक क्लोराइड और प्लस H2, तो H2 जो है ना ये हाइड्रोजन, ये गैस है। तो जो गैस रहेगा वो गैस कहाँ जाएगा? मुक्त हो जाएगा, उड़ जाएगा ऊपर, है ना। देखिए गैस मुक्त हो रहा है। जब एरो का चिन्ह ऊपर की ओर हो जाए तो उसको कहेंगे कि गैस बना। क्या बना? गैस। और जब एरो के चिन्ह नीचे की ओर हो जाए तो कहेंगे कि ठोस बना, जिसको अवक्षेप कहते हैं, है ना। तो सबसे पहला विशेषता रासायनिक अभिक्रिया का क्या हो गया? गैस की उत्पत्ति। आ गई बात समझ में? क्या हुआ? गैस की उत्पत्ति, है ना। यहाँ पर ध्यान देगा, है ना, वहां पर नहीं देखना है उसमें क्या हो रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा है क्या? देखो दूसरा, अवक्षेप का बनना। दूसरा विशेषता आपको मिलेगा कि जब अभिक्रिया करवाओगे ना तो अवक्षेप बनेगा, यानी कोई ठोस पदार्थ बनेगा। तो देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप क्या बनता है? अवक्षेप बनता है, यानी ठोस बनता है ना। जैसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, क्या है? का अभिक्रिया अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाओगे तो AgCl बनेगा, यानी सिल्वर क्लोराइड। ये सब लिखवाए हैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है ना एक ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस। जो अवक्षेप मिल रहा है, हम क्या बोले थे? ऊपर की ओर हो तो गैस का मुक्त होगा, जब नीचे की ओर एरो का चिन्ह हो तो ठोस। तो ये सिल्वर क्लोराइड बना, जो कि क्या है? अवक्षेप है। यह क्या है? अवक्षेप, यानी ठोस है। और प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी देगा तो गैस में तीर चिन्ह ऊपर की ओर होगा, क्योंकि गैस उड़ जाएगा, है ना। अगला तीसरा है, आपको अभिक्रिया करवाओगे तो एगो मिलेगा देखने के लिए। ये क्या हम पढ़ा रहे हैं? दो केमिकल को आपस में जब अभिक्रिया करवाओगे तो क्या क्या आपको मिलेगा रिजल्ट? पहला गैस बनेगा, दूसरा में अवक्षेप भी बन सकता है, तीसरा में कभी कभी ऐसा होता है कि रंग परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ कुछ और रंग का है, जब अभिक्रिया करवाएंगे तो वह कुछ और रंग का हो जाएगा। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ के जो रंग है ना उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 के बैगनी रंग के विलयन में, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में अगर थोड़ा थोड़ा हम नींबू का रस निचोड़ेंगे ना, पोटेशियम परमैंगनेट कैसा रहता है? बैगनी रंग का, ठीक है। और उसमें हम नींबू का जब रस निचोड़ेंगे तो नींबू का रस, है ना, अब पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया होगी, दोनों दो पदार्थ अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया होगी। अब विलयन का रंग जो है ना वह धीरे धीरे क्या होगा? गायब होने लगता है। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बताइए कि पोटेशियम परमैंगनेट में जब उसका विलयन जो है उसमें हम अगर नींबू का रस निचोड़ते हैं, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में नींबू का जब हम रस निचोड़ेंगे तो क्या होगा? तो क्या आप बोलेंगे? उसका रंग जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा, यानी वो रंगहीन होने लगेगा, उसका रंग धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? उसको रोक के रखना, सिर्फ ऐसे होगा ना तो रोक देना, ठीक है। फोर्थ नंबर में है कि हमने रंग का परिवर्तन पढ़ा अभिक्रिया के फलस्वरूप। अब क्या होगा कि जब हम
रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो कभी कभी ताप में भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी तापमान भी बढ़ेगा या घटेगा। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप ताप में क्या होता है, परिवर्तन। जैसे कली चूना के एक ढेला ले लो, कली चूना जानते हो ना, तो कली चूना के एक ढेला ले लोगे और उसमें जब जल गिराओगे ना, मार्केट से कली चूना किन के लाओ, आता है ना पेंट पोचारा करने के लिए चूना, तो चूना के लाते हो, देखते हो जब पानी डालते हैं तो कितना गर्म होने लगता है, खौलने लगता है, उकरा में हाथ डाल दोगे ना तो हाथ भी जल जाएगा तुम्हारा, इतना गर्म हो जाता है। पेंट करने के लिए घर में आता होगा चूना, सब लोग देखा होगा, नाद में पापा डाल देते हैं, पानी डालते हैं, एकदम खौलने लगता है। तो क्या होता है, कली चूना लाए हो तो गर्म था कली चूना उस समय, पानी डालने से क्या होता है, कोई चीज ठंडा ना होता है जी, या गर्मे हो रहा है, उल्टा होता है ना। तो वो अभिक्रिया करता है जल से। तो क्या बोले, कभी कभी ऐसा होगा कि जब अभिक्रिया होगा ना तो ताप में परिवर्तन होता है। जैसे कली चूना आप ले लोगे और उसमें जल गिराओगे ना तो पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा मतलब वाष्प, है ना, तापमान, जब उष्मा उत्पन्न होना यानी वाष्प निकलना। कभी कभी गर्म होकर क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। जिससे मिश्रण कैसे हो गया, एक कली चूना एक पानी का मिश्रण हो गया ना, दो पदार्थ मिल गया तो तापमान को क्या करेगा, वह बढ़ा देगा। आगे बात समझ में। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप कितना विशेषता, 5। तो हमने अभी 4 पढ़ाया। पहला क्या, गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, पोटेशियम परमैंगनेट में जब हम क्या डालेंगे, नींबू का रस निचोड़ेंगे, धीरे धीरे उसका रंग गायब होगा। चौथा ताप में परिवर्तन, जो कली चूना में हम जल डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उष्मा उसमें तापमान बढ़ेगा। और अगला है अवस्था में परिवर्तन, कभी कभी उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी है कुछ और बदल के कुछ हो गया। और जैसे मोमबत्ती अभी क्या है, ठोस पदार्थ है, क्या है, ठोस पदार्थ। मोमबत्ती ठोस सॉलिड के रूप में है ना, कड़ा एक तरह से, तो ठोस है। और जब ठोस को हम जब जलाएंगे तो ठोस मोम जो है किसमें बदल जाएगा, द्रव और गैस में। जब मोमबत्ती ठोस पदार्थ को जलाते हैं तो 2 चीज में बदलता है। सबसे पहले तो पिघलेगा, अब पिघलेगा, कुछ पिघलेगा पानी जैसा होगा, और तब उसके पास कुछ गैस बनेगा, और लास्ट में कुछ ठोस भी बन जाता है जो नीचे गिरा हुआ रहता है ना। लेकिन फाइनली हम समझेंगे कि जब वो ठोस पदार्थ है जब जलेगा तो वह क्या बदलेगा, द्रव और गैस में, है ना। आगे बात समझ में। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, पहला गैस की उत्पत्ति, दूसरा उसमें से अवक्षेप बनता है, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा ताप में परिवर्तन, और पांचवा अवस्था में परिवर्तन। कोई दिक्कत समझने में, एग्जाम में अगर आएगा तो क्वेश्चन लिखा जाएगा कि नहीं, याद करने की हो सकता है, मौखिक ही सब लिखा जाएगा, नहीं माइंड में नहीं आया जी। आगे देखो, एक है अगला हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने एक पॉइंट खत्म किया कि रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उसमें होता है, उसमें प्रतिफल होता है, और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होता है वो हमने खत्म किया। अब है रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण, है ना। तो अब बात समझिएगा, डिफिनेशन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो भाग ले रहे हैं, देखिए ये रासायनिक आपका अभिक्रिया हो गया मान लेते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, इसमें अभिकारक इधर भाग लिया, अरे बोलो, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेता, अभिकारक और प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहे हैं, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक भाग ले रहा है लेकिन बना रहा है वह प्रतिफल। तो अभिकारक एवं प्रतिफल हो, देखो इधर अभिकारक हो गया, बोलो, रासायनिक एक तरह से क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया, इधर अभिकारक हो गया, इधर क्या हो गया, प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं प्रतिफलों के सूत्रों, इसके सूत्र क्या होता है, H2 हाइड्रोजन का सूत्र, O2 ऑक्सीजन का सूत्र। तो सूत्रों या संकेत, संकेत मतलब हाइड्रोजन का संकेत, H हाइड्रोजन का संकेत, हाइड्रोजन का सूत्र H2 हाइड्रोजन का सूत्र। तो सूत्रों एवं संकेतों, सूत्र भी है
असंकेत भी है इसमें, तो सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं प्रतिफलों को सूत्र एवं संकेतों के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत समझने में? फिर से एक बार हम लोग समझ लेंगे। क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है ना, उसमें अभिकारक, देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेता है, अभिकारक और प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल के संकेत और सूत्र के द्वारा एक समीकरण के रूप में इसको क्या किया जाता है, व्यक्त। देखो इस सूत्र है, इसमें संकेत भी है, असंकेत और सूत्र के द्वारा इसको एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया। तीर चिन्ह जहां लग गया वो समझ लेना समीकरण है। तो ये तीर चिन्ह लगा, समीकरण हो गया। इस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया गया, जिसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक समीकरण। मैथ में भी समीकरण होता है, बराबर लग जाता है ना। यहाँ पर बताओ, एक तीर चिन्ह लगा दिए और यह समीकरण के रूप में व्यक्त हुआ। कैसा समीकरण, रासायनिक, क्योंकि इसमें जितने फार्मूला के यूज हुआ, रसायनों का यूज हुआ है, यानी केमिकल का यूज हुआ है ना। तो इसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए सूत्र भी है इसमें, संकेत भी है। सूत्र की अगर बात करें तो H2 है, अगर संकेत की बात करें तो सिर्फ H है, इस तरह से। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफलों को सूत्र एवं संकेतों के सहायता से इसको एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अभी भी नहीं समझ में आया? फिर से एक बार इसको समझ लो। रासायनिक समीकरण कहने का मतलब कि जब किसी रासायनिक, हम किसी भी तरह से इसको डिफिनेशन दे सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम ये भी बोल सकते हैं, फिर से एक बार सुनेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, क्या बोलो, अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेतों एवं सूत्र, और अभिकारक और प्रतिफल को दो रूप में व्यक्त कर रहे हैं ना, संकेत एवं सूत्र से। तो संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? तो फिर से एक बार, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के गो, 5 गो बोलिए फिर से। गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से एक समीकरण व्यक्त किया जाता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो बंद कर दो, हो गया है। देखिए इसके पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, चलो 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 चलो, पिछले क्लास में हम लोग वो देखे थे रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित कहने का मतलब है कि बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हम इस संतुलित रासायनिक समीकरण को पहले समझेंगे कि क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। उसको कनपटिया फाड़ देंगे, वहां पर देखेगा, चिंता है हमारा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी बैलेंस करने के लिए। तो देखिए पहले सबसे पहले रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो संकेत एवं सूत्र है उसका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। उसी को संतुलित करना है। तो रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है, ठीक है, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की जो संख्या है ना, वो क्या होती है, समान होती है। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण जो है, उस समीकरण के दोनों ओर तत्वों में समीकरण के दोनों ओर जितने तत्व है ना, उसमें परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान। तब जाके हम बोलेंगे कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण। कैसे समान है देख लीजिए, यहाँ पर कितने चीज है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इधर कौन सा ओर है जी, इधर है दायां पक्ष और इधर है बायां, है ना। अब दोनों ओर हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2,
है ना। और यहाँ पे ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना परमाणु है, 2। इधर हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और क्लोरीन का 2 परमाणु है। उसके बाद हम लोग इधर देखेंगे, देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई है कि नहीं। H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा, 2HCl। 2 काहे लग जाता है यह समझेंगे हम। बैलेंस करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए हम आगे 2 लगा दिए, नहीं तो इसका होता है H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिर्फ HCl। लेकिन 2 लगाने का रीजन होता है कि यहाँ पर देखिए HCl में 2 से गुना, यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर कितना है, आगे एक नहीं, आगे कितना है, 2। तो 2 से गुना ना हो गया जी, तो हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया, क्लोरीन भी 2 गो हो गया। क्लोरीन इधर के गो है, यहाँ से देखो गुना है 2 से, तो 2 से गुना है। अगर हम 2 से गुना करते किसी चीज में तो मतलब कि इसमें भी एक गुना है और इसमें भी गुना है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्या है, क्लोरीन। चलो, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गया। अब बात समझिए, इधर और इधर देखो परमाणु की संख्या समान है कि नहीं है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2। आपकी उसको को सुना है और तुम भी आके वहीं पर देख रही हो। पढ़ाई तुम्हारा कहाँ हो रहा है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, इधर क्लोरीन कितना हो गया, इधर क्लोरीन कितना हो गया। दोनों तरफ समान है, हाइड्रोजन इधर भी समान है और इधर भी सेम है। क्लोरीन का परमाणु इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन का परमाणु 2 है। दोनों तरफ समान है कि नहीं है। तो जब समान रहेगा इसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। या संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों जो प्रत्येक तत्व है ना उसके परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत है समझने में, दिक्कत है। असंतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या होता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, असंतुलित। देखिए समान होगा वो संतुलित होगा और समान नहीं होगा वो क्या होगा, असंतुलित। समान होगा वो क्या होगा, संतुलित, और समान नहीं होगा वह असंतुलित। जैसे देखिए H2 प्लस Cl2 ऊपर वाला ही है, H2 प्लस Cl2 क्या बना, HCl। अभी चेक करेंगे कि संतुलित है कि नहीं है। इधर हाइड्रोजन के गो है, 2 गो, और क्लोरीन के गो है, 2 गो। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 हो गया। इधर का चेक करेंगे, हाइड्रोजन के गो है, कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, 1 छुपा हुआ रहता है। क्लोरीन कितना है दोनों तरफ बराबर है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 हो गया, ये अनबैलेंस हो गया, ये संतुलित नहीं है। अब यही जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना उसको हम लोग सीखेंगे कि संतुलित कैसे करेंगे। यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करेंगे ये हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले देखिए ये असंतुलित है ना, अब इसी को संतुलित करने के लिए हमको सीखना है कि इधर हाइड्रोजन 2 गो है तो इधर भी हम 2 कर दे। इधर क्लोरीन 2 गो है तो इधर 1 गो है, तो हम कैसे इसको दोनों तरफ बराबर करेंगे। इसी को बराबर करना कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, जो आपको 2 नंबर में एग्जाम में पूछता है, कहेगा कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है, नोट हो गया है नहीं सबका। चलिए वहां देखा रोक देना है। देखिए ये क्या है, हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हम 7 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपको बनाना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं, ये आपका एग्जाम में पूछता है संतुलित करने के लिए, एकदम सीख जाएंगे। जब तक थोड़ा सा टफ है ना, टफ नहीं, इसको आसाने कहेंगे लेकिन समझने पर, और इसको जब तक समझ में ना आए तब तक इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ऐसे ही पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करे। ठीक है, तो ये समीकरण है इतना 7 है जिसमें आपको संतुलित करना है। तो देखिए नीचे सबसे आसान 2 हम लिख दिए हैं, लेकिन ऊपर से हम बताते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा, कहता है Mg मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना। अभी बताइए क्या है, MgCl2 प्लस H2। देखिए थोड़ा सा हम लोग सीनियर क्लास में तो बच्चा वाला हम ना बनाने जाएंगे कि MgHCl इसको छाट के इधर उधर कीजिए, यहीं पर हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे संतुलित करेंगे, पहला का देखिए, आप ध्यान से समझना है इसमें कितने संकेत है, तत्व है, आप ये समझिएगा। पहले तो मैग्नीशियम है Mg, है कि नहीं है, फिर उसके बाद HCl नहीं, H हाइड्रोजन और Cl
क्लोरीन, यानी इधर कितने तत्व हो गए, एक, दो और तीन। मैग्नीशियम, मुंह पर मत देखो, यहाँ पर बोर्ड पर देखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर हमारे व्हाइट बोर्ड नहीं है, चाहे डिजिटल बोर्ड, तू देख रहा है ना, या यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर तोरा पर जा रहा है, यहाँ पर देखेगा बेहतर रहेगा। मुंह पर कब देखा जाता है, जब हम समझावी तरह इसे करके ना, तब देखिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना, कि फोकस एकदम फेस टू फेस होगा। यहाँ देखो, Mg, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन, यानी तीन तत्व इधर और तीन तत्व इधर। हमेशा ऐसे ही रहेगा, चार इधर तो चार इधर, दो इधर तो दो इधर, है ना। अब इसको बैलेंस करना है, लेकिन तत्व का यहाँ पर परमाणु अलग अलग है, बात समझिए। परमाणु अलग क्या है, यहाँ मैग्नीशियम का परमाणु कितना है, पहले मैग्नीशियम यहाँ बताओ, परमाणु इधर कितना है जी, कुछ नहीं है तो एक है। अगर इधर दो होता तो क्या बोलते कि दो है, और दो परमाणु नहीं, परमाणु नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, अणु। ये मान लेते हैं कि तत्व है, देखिए ये तत्व है ना, ठीक है। तो अगर आगे लग गया तो इसको हम कहेंगे अणु, क्या कहेंगे, अणु, ठीक है। और नीचे लग गया तो इसको कहेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पर लग गया तीन, तो इसको हम कहेंगे परमाणु, बात समझिएगा, ये है परमाणु। अब बताइए यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु कितना है, एक, यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु कितना है, एक, कितना है, एक। अब बताइए इधर मैग्नीशियम एक, इधर मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम बैलेंस है, उकारी कि नहीं है। बैलेंस किसको कहते हैं, इधर एक है इधर भी एक है तो संतुलित है ना जी, इसे पहले ने बताए हैं। इधर मैग्नीशियम एक है और इधर भी मैग्नीशियम एक है, तो मैग्नीशियम संतुलित है कि नहीं, दोनों बैलेंस में है ना। अब अगला बढ़ेंगे, संतुलित है तो छोड़ देंगे, क्योंकि हम संतुलित करना है हमको, जो असंतुलित है ना उसको संतुलित करना है। अभी बताइए हाइड्रोजन यहाँ पर क्या गो है, एगो, और यहाँ पर हाइड्रोजन दो गो, ये है संतुलित है नहीं। इधर एक हाइड्रोजन और इधर दो, इधर एक और इधर। अब बताइए अगर दो यहाँ पर हम लिख दे, दो यहाँ नहीं लिखिएगा, जब भी दो लिखाएगा अणु के जगह पर तो दो यहाँ लिख दे, तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, दो, दो हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, तो दो हाइड्रोजन हुआ, तो अब दो क्लोरीन भी हो गया, काहे कि हाइड्रोजन में भी दूसरे गुना और क्लोरीन में भी दूसरे गुना। अब बताइए दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन, इधर क्लोरीन कितना है, बैलेंस हो गया, बन गया आपका। नहीं, इधर मैग्नीशियम कितना है, एक, इधर मैग्नीशियम, इधर कोई हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन दो, यहाँ क्लोरीन है दो, बैलेंस हो गया। चलिए अगला हम लोग देखेंगे थोड़ा। सब छापे वाली है, ये है ना, कुछ समझना उमझना है नहीं, बस दिमाग में रहेगा वो ज्यादा फायदा करेगा, है ना। देखिए यहां पर देखेंगे इसको थोड़ा, देखिए OH जहां रहेगा ना, ये क्लियर हो जाएंगे हम लोग। OH जहां रहेगा और दोनों ब्रैकेट में है ना, गिनती एक एक में हम कर लेंगे OH का, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड है, यानी OH है, साथ में कर लेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग नहीं करेंगे, इसको साथ में कर लेंगे क्योंकि ब्रैकेट में है, ठीक है। OH है, यहाँ पर भी OH है, एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है और क्लोरीन है, चार इधर चार इधर। हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम यहाँ कितना है, एक, यहाँ एल्युमिनियम एक, बैलेंस है। चलिए यहाँ पर क्लोरीन, ऐसे ही करना है बैलेंस, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन गिनिए, दो, गड़बड़ है, इधर तीन है और इधर, बात समझिए, क्लोरीन इधर तीन और इधर दो, बैलेंस करना है ना। तो इसको अगर बराबर करना है तो दो से इसमें मल्टीप्लाई कर लो और तीन से इसमें कर लो, तीन दूनी छह, तीन दूनी छह, हो गया। बात आ रही समझ में,
तो यहाँ 3 है ना, हमको कितना करना है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 2, अलग अलग है ना, तो 3 है और 2 है, हम क्या कहें पलटा पलटी करके मल्टीप्लाई कर दोगे बराबर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी, तो इसमें हम 2 से कर देंगे गुना, कर दिए 2 से, अरे बोलो, तो अब 2 से करे तो 2 तिया 6 क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 है, अब इधर हम कर देंगे 3 से, अब देखो 3 दूनी 6 क्लोरीन और 2 तिया 6 क्लोरीन, क्लोरीन 6 हो गया, बोलिए कोई दिक्कत समझने में, क्लोरीन कितना हुआ 6, अब बताइए अल्युमिनियम इतना यहाँ कितना है, अब 2, यहाँ अल्युमिनियम कितना है, तो गड़बड़ है, हमको 2 इधर एल्युमिनियम है 2 इधर है, तो 2 यहाँ लिख देंगे तो 2 एल्युमिनियम हो गया, अरे बोलो ना जी, एल्युमिनियम 2 क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2 क्लोरीन 6, अब आती है बात कैल्शियम का, एल्युमिनियम क्लोरीन को हम बैलेंस कर लिए, अब हम कैल्शियम को करेंगे, है ना, अब बताइए कैल्शियम यहाँ कितना है 1, और यहाँ कैल्शियम कितना है, तो 3 से अगर यहाँ कर दे तो 3 कैल्शियम हो गया, अरे बात समझ में, यहाँ पे 3 कैल्शियम हो गया, अब चलो हाइड्रोक्साइड के पास चलते हैं, हाइड्रोक्साइड 3 है यहाँ और 2 है आगे, 3 दूनी, हाइड्रोक्साइड देखो 2 है और 3 है, 3 दूनी, बैलेंस हो गया, नहीं आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया जी, दिमाग बहुत छोटा है, ये सब इतना आसान भी ना करे कि ना आया, तो आप कहां से लिखना है, ये कोई ट्रिक है, हम देख के लिखना है, कैसे हमको बराबर करना है दोनों तरफ, हमको दोनों तरफ बराबर करना है, पहले समझिएगा, यहाँ एल्युमिनियम कितना है, यहाँ एल्युमिनियम कितना है, बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्लोरीन यहाँ कितना है, बताइए यहाँ पर 3 है क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, हमको बराबर ना करना है जी दोनों को, तो बराबर करने के लिए 2 से इधर मल्टीप्लाई और 3 से इधर मल्टीप्लाई, 6 आ गया दोनों तरफ है, चलो बराबर हो गया, अब बताइए इधर हमको 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब ना 6 हो गया, इधर हम 2 से करेंगे तब ना हाँ हाँ, ये यहाँ पर कितना है क्लोरीन 3, तो अच्छा यहाँ से 2 से हम करेंगे ना, सही है 2 से, तो 3 दूनी 6, यहाँ करेंगे हम 3 से, तो 3 दूनी हो गया, क्लोरीन बैलेंस है, अब आगे देखेंगे एल्युमिनियम यहाँ पर के गो हो गया, अब 2, यहाँ एल्युमिनियम के गो है 1 गो, तो 2 यहाँ करेंगे तब हो गया 2 बराबर, बराबर करना है हमको, ठीक है हो गया बराबर, अब बात करेंगे एल्युमिनियम क्लोरीन को हम बैलेंस कर दिए, अब चलते हैं कैल्शियम के पास, कैल्शियम यहाँ कितना है 1, और यहाँ पर कैल्शियम कितना है 3, अब बताइए यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, तो 3 यहाँ करेंगे तो हो जाएगा बराबर है, अब हाइड्रोक्साइड का देखते हैं, हाइड्रोक्साइड 3 दूनी, देखिए इसको नीचे और ऊपर गुना होगा 3 दूनी, यहाँ भी कितना है 3 दूनी, बैलेंस है, कोई दिक्कत है, बन जाएगा ये सब क्वेश्चन घर से बन जाएगा, तो ठीक है आपको बना के लाना है, बंद कर दीजिए, पूरा हो गया बढ़िया से, चलो क्या हम सीख रहे थे, क्या समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, तो तीसरा 2 क्वेश्चन हम लोग कल कर लिए थे ना, तीसरा क्वेश्चन है कि Fe प्लस H2O यानी लोहा और जल की अभिक्रिया हो रही है, क्या बन रहा है Fe3 और O4 प्लस H2, इसी को क्या करना है संतुलित करना है, अरे बात समझ में, चलिए अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे, क्या कर रहे थे दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों की परमाणु और अणु जो है परमाणु, उसको हम क्या करते हैं बराबर करते हैं, यानी वही बैलेंस करना हो गया, है ना, तो अब देखेंगे इसमें कितने संकेत हैं, पहले लोहा का है, ठीक है, फिर हाइड्रोजन का है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का है, लोहा का है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यानी 3 संकेत है, और तीनों संकेतों के जो परमाणु है उनको क्या करना है बैलेंस करना, यानी बराबर करना है, ठीक है, इधर लोहा कितना है चला 1 और इधर 3, बैलेंस है क्या, इधर 1 है और इधर बैलेंस करने के लिए हम इसमें कितना है मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अब 3 लोहा इधर भी हो गया
और 3 लोहा बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चलते हैं हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन बउआ इजा के गो है? दू गो। इधर हाइड्रोजन के गो है? हाइड्रोजन तो बैलेंस है जी, लोहा भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ के गो है? एगो। यहाँ ऑक्सीजन के गो है? दू गो, 4। ऑक्सीजन के गो है? यहाँ के गो है? 1। अरे यहाँ पर यह हाइड्रोजन है, यहाँ पर यह क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1 ना है? तो अब बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर 1, तो हमको 4 यहाँ लाना है, तो 4 से यहाँ गुना करेंगे कि आगे यहाँ गुना होगा? आगे, तो ये 4 से गुना हो गया। अब बताइए 4 गो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 4 गो, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन अब के गो हो गया? गुना होता है, जुड़ता नहीं है। चला सोच लो, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के गो है? 2 गो। तो यहाँ भी 8 करने के लिए 4 लिख दे क्या? 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। अरे बोलो, यहाँ अब मिला लीजिए, 3 लोहा 3 लोहा, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 गो है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बना थे सबको? सबको बन गया था। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे इसी का, कि KClO3 4 नंबर है, KClO3 कितना है फिर? KCl प्लस O2, यही है ना? अब देखेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। चलिए इसमें कितने संकेत है पहले ध्यान दो, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। पोटेशियम, क्लोरीन और इसी को हमको क्या करना है? बैलेंस करना है ना? अब देखेंगे ध्यान से, इधर पोटेशियम कितना है? 1 है ना? 3 नहीं है, 3 तो ऑक्सीजन है ना। तू छोटा है, तू आगे बढ़ जाना, तो नहीं दिखता है तो। पोटेशियम है तो ये 1 है, यहाँ क्लोरीन 1, लेकिन ऑक्सीजन कितना? 3 है ना? यहाँ पोटेशियम बैलेंस है, यहाँ क्लोरीन बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन 3 और यहाँ ऑक्सीजन गड़बड़ है, यहाँ 3 और यहाँ 2। बात समझो, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। हमको अब बराबर करना है, तो बराबर करना है तो इसमें कितना से गुना? 2 से। इसमें कितना से गुना? 3 से। अरे बात समझ में? तो 2 से जा करेंगे गुना, तो 2 से कर दिए, और यहाँ कितना से करेंगे? 3 से। ऑक्सीजन के ना बैलेंस कर रहे थे, तो यहाँ 3 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? अब फिर से मिलाएंगे। अब पोटेशियम के गो अब हो गया? 2 गो। यहाँ पोटेशियम के गो है? गड़बड़ है ना जी, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, यहाँ अब 2 लिख दे, तो 2 पोटेशियम हो गया। अब क्लोरीन यहाँ के गो है? 2 गो। यहाँ क्लोरीन 2 गो, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। अरे 3 नीचे है ना, ऑक्सीजन पर 2 है, तो 3 दूनी ऊपर और नीचे, यानी अणु और परमाणु का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखाता है। तो ऑक्सीजन का पहले से 3 गो है, और 2 गो यहाँ मिल गया, तो 3 दूनी, यहाँ भी ऑक्सीजन का 6, बैलेंस हो गया क्या? कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ रहा है जी? सबको आ रहा है ना? बढ़िया है ना? अब बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन है संतुलित करने के लिए? बोलो, दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे देखो। तो Al प्लस H2SO4, फिर Al2SO4 का हल Q प्लस H2 है ना? वहाँ थी नहीं ना, भूख भाग नहीं ना कर रहा है उसमें? लॉक किए थे नहीं ना? चलो देखो, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कितने संकेत है? एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, और ये 2 नहीं लिखेंगे, एक गो में SO4 पढ़ लेना है ना?
ये ना कि सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग करके बैलेंस करने चल देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। SO4 जहां रहेगा ना एक ही में पढ़ लेना, कभी भी फॉर्मूला SO4 जहां देखो काहे कर लेंगे एक ही में, यहाँ SO4 भी है यहाँ भी है, ये SO4 के गो है और यहाँ SO4 ये गो है, ये हम गिनेंगे है ना इस तरह से। चलिए यहाँ एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम के परमाणु कितना और यहाँ कितना, एक बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करे 2 से गुना करे, तो 2 से जब हम गुना करेंगे 2 एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, यहाँ भी 2 एल्युमिनियम हो गया। कोई दिक्कत, बात आ रही समझ में। SO4 यहाँ पर के गो है नहीं, हम जब SO4 हम बोल ही दिए तब 4 गो काहेला है, SO4 4 तो हम बोल ही ना दिए, यहाँ SO4 ऐसे अगर हम ब्रैकेट करें तो एक ना है, SO4 यहाँ पर के गो, यहाँ SO4 के गो। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना से गुना करे 3, और यहाँ ये गुना SO4 है और यहाँ के गो SO4 है, बैलेंस करने के लिए 3 से इसमें गुना करेंगे ना, तो 3 से कहा करेंगे यही जाके आगे आगे, तो 3 से गुना करने का मतलब चला कि ये तो हो गया SO4 3 गो, और यहाँ भी SO4 हो गया 3 गो। अब हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोजन की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया है बेचारा। यहाँ पर हाइड्रोजन के गो है, अब 6 गो है, यहाँ हाइड्रोजन के गो है, यही ना गड़बड़ आ गया, उधर हो गया 6 इधर हो गया 2, अब यहाँ कितना से गुना 3 से। चलिए कोई दिक्कत एकदम समझने में, बैलेंस करने आ गया, एकदम कंप्लीट है, फिर से समझाना पड़ेगा, आ गया ना जी। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बंद कर दो बाबू। देखो अगला है कि रासायनिक समीकरण जो हम लिखते हैं, ठीक है, उससे क्या सूचना हमें मिलता है, यानी जो रासायनिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं ना, तो उससे कुछ सूचना आपको मिलता है, वो सूचना क्या मिलता है समझेंगे कि रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है, क्या क्या समझेंगे कि यह जो है ना रासायनिक समीकरण, देखिए एक रासायनिक समीकरण हम लिख दिए N2 + 3H2 2NH3, 3 या 2 तो जान ही रहे बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ है। तो अब बताइए इससे क्या हमें सूचना मिल रहा है उस समीकरण से कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है, यानी यह अभिकारक इधर वाला अभिकारक हो गया और ये साइड वाला प्रतिफल, तो इसका संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। देखो संकेत N है, इसका सूत्र क्या है N2, संकेत H है, सूत्र क्या है H2, तो संकेत एवं सूत्र की जानकारी दे रहा है समीकरण की नहीं दे रहा है, तो एक हो गया। दूसरा यह बतलाता है कि अभिक्रिया जो है ना उसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया हो रहा है, या यह भी बतलाता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। बताइए समीकरण में यहाँ कौन सा पदार्थ है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, क्या बना अमोनिया, तो यही ना कह रहा है कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, और जब अभिक्रिया के फल स्वरूप जब अभिक्रिया हो जा रहा है ना तो कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यानी देखिए नाइट्रोजन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन भाग ले रहा है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन भाग लेके क्या बना रहा है अमोनिया। तीसरा यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणु की जानकारी देता है। नहीं जी, देखिए कैसे, इस नाइट्रोजन का कितना परमाणु 2, इस हाइड्रोजन का कितना परमाणु 6 ना, 3 दूनी गुना करते हैं ना तो 6 परमाणु। इसका अगर इस यौगिक का हम बात करें अमोनिया के, तो इसका कितना अणु 2, आगे वाला क्या होता है अणु। फिर उसके बाद है कि यह प्रतिफलों के परमाणु एवं अणु की जानकारी देता है। कोई जरूरी, देखिए अभिकारक के जैसे अणु और परमाणु की जैसे जानकारी देता है ना, उसी तरह से प्रतिफल का भी यह अणु और परमाणु की जानकारी देता है। नहीं जी, देखो तो इधर अभिकारक है तो अभिकारक की जानकारी दिया परमाणु और अणु का, इधर वाला क्या है प्रतिफल है तो प्रतिफल के 2 अणु है, ये भी तो जानकारी मिला इससे। अगला है यह अभिकारक एवं प्रतिफल के क्या बताता है मोल, मोलों की जानकारी बताता है
यानी समझिएगा किस नाइट्रोजन, देखिए अणु, अणु जो होता है वो मोल होता है, अणु बराबर मोल, यानी जितना अणु उतना मोल। तो इसमें अणु कितना है आगे, एक, तो 1 मोल हो गया। इसमें हाइड्रोजन का कितना अणु है, 3, तो 3 गो मोल हो गया। इसमें अमोनिया का कितना अणु है, 2, तो 2 मोल हो गया। कोई दिक्कत, यानी रासायनिक समीकरण से सूचना प्राप्त होता है, यह संकेतों एवं सूत्र की जानकारी देता है। दूसरा में इसमें यह बताता है कौन पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। तीसरा ये भी बताता है कि अभिकारक में कौन कौन कितने परमाणु है और कितने अणु है। फिर उसके बाद ये भी बताता है कि प्रतिफल में कितने अणु है और कितने परमाणु है। फिर उसके बाद बताता है कि इसमें कितना मोल है, मोलों की जानकारी देता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए सब कर दो, ठीक है। देखिए इसके पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया जो भी था, यानी रासायनिक समीकरण, उसको हम क्या कर रहे थे, संतुलित कर रहे थे, है ना। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का 2 दिन क्लास चला है और आज हम लोग वही रासायनिक अभिक्रिया जो पढ़े ना उसका प्रकार को देखेंगे। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार, 2 प्रकार। सबसे पहला उष्माक्षेपी, बात समझिएगा, उष्माक्षेपी। इसके कहने का मतलब है उष्माक्षेपी का मतलब उष्माक्षेपी यानी उष्मा निकलना, उष्मा का ह्रास होना। यानी जब अभिक्रिया होगा ना तो उष्मा क्या होगा, निकलेगा, और जब उष्मा निकलेगा वैसे अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम इस डेफिनेशन को एक और तरीका से जो हम लिखवाए हैं, ये क्या लिखवाए हैं कि जिन अभिक्रिया में अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है, उन अभिक्रिया में उत्पाद मतलब किसको कहते हैं, प्रतिफल को। जो देखिए इधर अभिकारक है, इधर को हम प्रतिफल कह सकते हैं या उत्पाद भी बोल सकते हैं। तो अगर जिन अभिक्रिया हो रहा है कोई अभिक्रिया, उसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। बात समझिएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया के अंतर्गत, इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण जब होगा ना, ये उत्पाद का निर्माण हो रहा है तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ इसमें क्या निकलेगा, उष्मा का उत्सर्जन। अब बात समझिए, जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है वैसे अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है वैसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी उष्मा का निकलना क्या कहलाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अरे बात समझ में, देखिए जैसे प्राकृतिक गैस, ये उष्मा जब निकलता है ना उसी से ये बनता है प्राकृतिक गैस। जैसे CH4 मीथेन का सूत्र है ना। तो CH4 जी जो दिया है ना क्वेश्चन में, गैसीय फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, गैसीय। याद रखिएगा, जी रहेगा जहां ना वो गैसीय फॉर्म में रहेगा, AQ जहां लिखा रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, S जहां लिखा रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा यानी ठोस में रहेगा, है ना, ठोस द्रव। देखिए कोई भी पदार्थ जो है वो तीनों रूप में रह सकता है, या तो सॉलिड के रूप में एस जिसको संकेत से बोलेंगे, या लिक्विड के रूप में AQ बोलेंगे, या गैसीय फॉर्म में जिसको हम जी बोलेंगे, है ना। तो ये सब क्या कौन सा फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में। तो देखिए CH4 मीथेन को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी वायुमंडल में जब हम जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और बनेगा जल। इसके साथ साथ में क्या देगा, उष्मा, यानी उष्मा का निष्कर्षण हो रहा है, यानी उष्मा निकल रहा है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निष्कर्षण होता है यानी निकलता है उसको क्या कहते हैं हम, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये बात समझ में आ गया। दूसरा है उष्मा शोषी। उष्मा शोषी का मतलब उष्मा को लेना, उसको शोषना, है ना। तो देखिए जिन अभिक्रिया के अभिकारकों को, देखिए कोई अभिक्रिया है और उसके जो अभिकारक है ना उसको तोड़ने के लिए, किसको, अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए कोई भी पदार्थ है उसको तोड़ने के लिए या तो आपको उष्मा चाहिए। अब लोहा को ले लेते हैं, लोहा को तोड़ने के लिए कैसे तोड़ेंगे, उष्मा से ही तोड़ेंगे ना, गर्म करके। लोहा को ऐसे तोड़ेंगे टूटेगा, गर्म कर देंगे तो टूट जाता है। उष्मा चाहिए, प्रकाश चाहिए और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट,
ये कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, इधर अभिकारक है या प्रतिफल है, अभिकारक है। इस अभिकारक में जब हम उष्मा देंगे तो डिफिनेशन ही क्या है कि अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ये अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, उष्मा, या तो प्रकाश या तो इसको हम क्या दे रहे हैं, उष्मा। जब उष्मा हम दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, उष्मा। तो जिसे तोड़ने के लिए उष्मा की जरूरत होती है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब जब उष्मा का निष्कर्षण होता है, कोई अभिक्रिया हो रहा है और प्रतिफल से उष्मा निकल रहा है, उसको हम कहेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये दोनों कोई दिक्कत हुआ, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गया। चलिए आगे देखेंगे। देखिए आप लोग को ज्यादातर ध्यान वहां पर नहीं होना चाहिए। आप अरे वो तो आपका समझो आप जैसे पढ़ रहे वहां पे एक पढ़ाई हो रहा है, उसका भी वो अपना बेचारा खड़ा है ना। थोड़ा सा जिसको ऑपरेटर बना वो कभी कभी देख सकता है। देखिए आप लोग को फोकस यहाँ पर होना चाहिए। हम जो समझा रहे हैं ना तो वो चीज देखना चाहिए और समझना चाहिए, और हमें ना लगता है कि इससे बेहतर और हम समझा सकते हैं जितना अच्छा से हम समझा रहे हैं इसको, है ना। अगर ना समझ में आवे तो वहां पर बोल देना है। देखिए जैसे रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, समझ में आ गया। आगे है रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विभिन्न प्रकार, ऐसे ऐसे आपको प्रकार मिलेंगे, 10-12 ऐसे मिलेंगे, है ना। तो अब पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन को भी हम कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बच्चा कहता है सर तो संयोजन लिखवाए थे, नहीं, संयोजन को ही हम क्या कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया। तो संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहते हैं कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, एक नहीं 2 अभिकारक या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जब अभिकारक आपस में मिल जाता है ना, मिलकर कोई उत्पाद मतलब आप समझ लीजिए प्रतिफल। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल गया, आपस में 2 अभिकारक मिल रहा है और 2 अभिकारक मिलके, 2 नहीं 2 से अधिक भी हो सकता है, अभिकारक मिलके एक एकल उत्पाद बनाता है। एक उत्पाद एक नहीं है, यहाँ पे एकल हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 आपका अभिकारक ले लिए, एक अभिकारक कार्बन है, कार्बन कोयला का दहन हो रहा है, कोयला को जलाया जा रहा है, यानी कोयला यानी कार्बन, बात समझिए। तो कार्बन को जलाया जा रहा है कहां पर, ऑक्सीजन में। कहां जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन में। तो बात समझिए, इस कोयला का दहन हो रहा है, कहां पे हो रहा है, ऑक्सीजन से। तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कोयला क्या है, गैस है, सॉलिड है ना। हम क्या लिखे, एस लिखे। जहां लिक्विड फॉर्म होगा वहां क्या लिखाएगा, चला लिक्विड फॉर्म AQ, और जहां पर गैसीय फॉर्म होगा वो G। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस है। जब हम कोयला को जलाएंगे तो क्या निकलता है, कार्बन डाई धुआं के रूप में निकलता है ना। उससे जो गैस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। चलिए ठीक है, यहां देखेंगे इसमें क्या कह रहा है कि दूसरा है कि वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन। हम उधर होते तो आपको दिखता है, आप लोगों को इधर दिख जाता है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन मतलब कहने का मतलब अपघटन। वियोजन मतलब वियोजन टूटना, अपघटन मतलब टूटना, है ना। तो अभिक्रिया यह क्या है कि यह एक अभिक्रिया है जो टूटकर एक बड़ा सा अभिकारक ले लेते हैं, जटिल सा, और जब वो टूटेगा तो वियोजन अभिक्रिया होगा। बहुत सारे अभिकारक ले लेते हैं छोटा छोटा, और जब वो जुटेगा तो एकल उत्पाद बनाएगा जो कि संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जस्ट इसका अपोजिट है। ये 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ जुट रहा है, क्या बना रहा है, एकल। में एकल अभिकारक जो है ना वह क्या होगा, टूटेगा। उसको उष्मा दे के हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए तोड़ रहे हैं, यहां पर देखिए क्या कर रहा है कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। देखिए एक अभिकारक है, कोई अभिकारक ले लो, यहां पे ये ले लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये क्या होगा, ये अभिकारक टूटेगा, और तोड़ने के लिए किसी अभिकारक को क्या चाहिए, हमें उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा, तभी वह टूटेगा। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ के 2 या 2 से अधिक उत्पाद, यानी
उत्पाद मतलब प्रतिफल में बदल जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम उष्मा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उष्मा, तो ये टूट रहा है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में है, सॉलिड। जब इसको तोड़ रहे हैं यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कली चूना जिसको हम कहते हैं, ये कली चूना किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में, और प्लस क्या देगा, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी गैस है ना, तो ये रहता है गैसीय फॉर्म में, है ना। बात आगे समझ में। यहाँ क्या होता है, जुटता है, और यहाँ क्या होता है, टूटता है। जुटना यानी संयोजन, और टूटना यानी, इतना से ही आपको याद रखना है, जुटना यानी जुड़ रहा है, अच्छा संयोजन अभिक्रिया, टूट रहा है यानी वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, चलिए आगे है तीसरा नंबर है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब समझते हैं, विस्थापित करना। कभी कभी ऐसा, जो देखिए इस जो अभिक्रिया हो रहा है ना, ये आप लोग के जीवन से मिलता जुलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेंच पर लड़ाई हो जाता है बैठने के लिए, मान लो 2 सीट है बैठने के लिए, है ना, भाई मौसम आ गई है ना, और इसको यहाँ पे मन है कि वहां बैठना है, पहले कोई आके बैठा हुआ है, लेकिन कहेगी ना हम औजा बैठा, चल हट, अब उसको घसका के उसके जगह पर वो बैठ गई। तो ये कैसे बैठी, ये कमजोर थी कि बरियार थी तब बैठ गई, बरियार थी। अगर मजबूत थी तभी तो उसको हटा के बैठी, चल हट, और वहां बैठ गई। अगर कमजोर होती तो बैठ पाती। उसी तरह से यहां पर भी होता है, यानी ज्यादा क्रियाशील जो धातु है ना, वो कम क्रियाशील धातु वाले को कहता है कि चल हट, और उसके जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो अगर इस प्रकार की जो अभिक्रिया हो रही है उसको ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नहीं आगे समझ में, यानी ज्यादा क्रियाशील वाला धातु जो है वो कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित करके वहां पर जाकर बैठ जाता है, वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ये डिफिनेशन लिखिए कि इस प्रकार की अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व, तत्व का है या धातु बोल सकते हैं, अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसकी यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापन यानी हटा देता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये समझेंगे कैसे, Fe है ना, ये क्या है, किसका सूत्र है, लोहा का। CeSO4 किसका सूत्र है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। एक की लिखे ना, फेरस किस अवस्था में है, सॉलिड। तो ये देखो इसमें क्या होगा, यहाँ लोहा है और यहाँ एगो कॉपर है, भाई साहब कॉपर एक है लोहा। पता है लोहा ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, अब बेचारा कॉपर यहाँ बैठा हुआ था सल्फेट के साथ सटपट के बैठा हुआ है कि ना हम के मित्र है। देखो कॉपर मित्रता लगाए हुए सल्फेट से, नहीं हम लोग मित्र है भाई, हम लोग एक साथ में बैठेंगे। एने साइड में बैठा है, लेकिन एक जर्निया बहुत बड़का है लोहा। अब इसको जर्नी बोला कि ना सल्फेट के साथ तू बैठल है, हम बैठम वहां पर, है ना। अब कहा कि हम आ रहे हैं वहां पर, कॉपर कितना छटपटा रहा है कि नहीं भागेंगे। लोहा का तो हमारे से बढ़िया है, आप पटका पटकी कर ही ले रहा है। अभी लोहा क्या करता है कि यहाँ पर आ जाता है, तो बेचारा लोहा आया, कॉपर कमजोर था कि जो भाई तू ही बैठ। तो लोहा बैठ गया किसके पास, सल्फेट के पास, तो FeSO हो गया। अब बेचारा ये कॉपर मुंह उठा के साइड हो गया ना, समझ में आया। यानी अधिक क्रियाशील वाला धातु या तत्व बोलो कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, विस्थापन। ऐसी अभिक्रिया क्या कराता है, विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत समझने में। अब आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक है द्विविस्थापन, द्वि मतलब 2 बार विस्थापन हो रहा है, द्विविस्थापन एकदम सिंपल सा डिफिनेशन। वैसी अभिक्रिया जिसमें विस्थापन की प्रक्रिया कितना बार हो, 2 बार। देख लो इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। देख लीजिए यहाँ 2 बार होता है कैसे। सोडियम सल्फेट कौन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। बेरियम क्लोराइड किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। बेरियम सल्फेट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। NaCl किस फॉर्म में है, सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में है, नहीं हाँ सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब देखिए यहां पर कैसे होगा, देखिए Na2 है ना, Na2SO4 ठीक है,
अब BaCl2 अभी क्या करेगा, ठीक है, कि Ba जो है ना, Ba यानी बेरियम, ये सोडियम को विस्थापित कर देगा। तो Ba सोडियम को विस्थापित किया तो यहां से सोडियम हट गया बेचारा, अब Ba चल गया यहां पर, तो क्या हो गया, BaSO यहां बना। अगली बात समझ में, एक बार विस्थापन हो गया, एक बार विस्थापन हुआ कि नहीं। अब अगला में क्या करेगा, अगला में कि एसो जो फिर क्या बच गया, क्लोरीन और सोडियम। अच्छा हाँ, अब सोडियम क्या करेगा कि क्लोरीन के साथ एक बार आ जाएगा। तो देखिए ये सोडियम जो है एक बार किसके साथ आएगा, क्लोरीन के साथ। कितना बार अभिक्रिया हो गया विस्थापन की, 2 बार। एक बार ये इसके साथ आया और सॉरी एक बार Ba जो है ना Na2 को विस्थापित कर दिया तो यहाँ आ गया। अब फिर Na2 क्या करेगा कि फिर Ba को क्या कर देगा विस्थापित, तो यहाँ पर ये चला आएगा। यानी ये एक बार आएगा यहाँ, बदला बदली अपने स्थान का क्या होगा, चेंजिंग होगा, बदला बदली। तो ऐसे एक बार अभिक्रिया हो रहा है, 2 बार। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, हम लोगों ने आज के क्लास में क्या पढ़ा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का निष्कर्षण होता है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है तोड़ने के लिए। विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है। वियोजन अभिक्रिया में टूटता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक जगह से दूसरी जगह उसको विस्थापित करता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन की प्रक्रिया होती है। कोई दिक्कत समझने में, चलिए ठीक है। देखिए हम लोग इसके पहले जो क्लास में पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और कुछ रासायनिक अभिक्रिया में जैसे संयोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया और फिर उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। बट आज का हम लोग का सेशन में क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। हम लोग इसमें सिर्फ अभिक्रिया के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो 4, 5, 6 अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद का अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। आखिर क्या अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, अवक्षेपण मतलब आपको नाम में ही कुछ इसमें डिफिनेशन आपको पता चला। अवक्षेपण मतलब अवक्षेप बनना। अवक्षेप क्या किसको कहेंगे, जो ठोस पदार्थ है ना, अगर वो अपघटित होकर एक अवक्षेप बनाता है वो प्रक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई प्रतिफल जो है ना, यानी ठोस के रूप में है। कैसा रूप में है, ठोस। ठोस मतलब सॉलिड रूप में है। और ठोस के रूप में विलयन से क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है। यानी कोई विलयन से क्या हो जा रहा है, पृथक। अब पृथक होके एक अवक्षेप बनाता है जिसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। वो हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप बस समझिए कि कोई विलयन से अगर कोई ठोस पदार्थ मतलब कोई ठोस पदार्थ अभिक्रिया करेगा तो एक अवक्षेप बनाएगा, है ना। वही प्रक्रिया जो है ना अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कोई ठोस पदार्थ NaCl, ये क्या है, ठोस है। सोडियम क्लोराइड किस अवस्था में होता है, ठोस। नमक किस अवस्था में होता है जी, द्रव में, ठोस अवस्था में होता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है AgNO3 से अभिक्रिया जब करेगा, ये द्रव है। वो द्रव किसका द्रव है, Ag सिल्वर NO3 नाइट्रेट है ना, तो किसका द्रव है, सिल्वर नाइट्रेट का। यानी ये ठोस पदार्थ सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा तो AgCl बनाएगा, यानी एक द्रव बनाएगा। और द्रव नीचे की, क्या बोले थे, द्रव नीचे की ओर, जो अवक्षेप बनेगा वो नीचे की ओर और जो गैस बनेगा वो ऊपर की ओर। तो ये यही Ag यानी सिल्वर क्लोराइड क्या बना, अवक्षेप बना, है ना, प्लस NaNO3। देखिए ना यहाँ से AgCl अभिक्रिया कर लेगा, फिर NaNO3 बच जाएगा, है ना। तो यही है कि कोई ठोस पदार्थ कोई विलयन से अभिक्रिया करा, क्या बनाया, अवक्षेप। और भी किसका अवक्षेप बनाया, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनाया, ठीक ना। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। नहीं आई समझ में बात, यानी कोई ठोस पदार्थ किसी विलयन से अभिक्रिया करेगा और वह क्या बनाएगा, एक अवक्षेप बनाएगा, जिसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत,
नहीं ना, समझ आ रही है बात? आ गई? चलो अगला देखेंगे हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है ना, MVVI है ना, एकदम पूछता है एग्जाम में, बहुतों बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, समझेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया पता है इसमें क्या होता है? यह भी एक प्रकार का अभिक्रिया है जिसमें कोई आम्ल, क्या आम्ल, वह किससे अभिक्रिया करेगा? भस्म से। आम्ल खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। ये अगला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, आम्ल, भस्म और लवण, है ना, उसमें हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे। फिलहाल हम इस डिफिनेशन के लेकर एक हम लोग याद किसको कर लेंगे कि कोई अम्ल जो है वह भस्म से क्या करेगा? अभिक्रिया। तो वो जो बनाता है ना, वो लवण बनाता है और जल बनाता है। ये किसी हर हालत में जो कोई भी अभिक्रिया होगा जिसमें अम्ल और भस्म मिल जाएगा ना, तो बनाएगा लवण और जल। यही तो डिफिनेशन है उदासीनीकरण अभिक्रिया का, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा? भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। क्या कहलाता है? कितना एकदम बेहतरीन डिफिनेशन है। कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करा, क्या बनाया? लवण और जल बनाएगा। हम अगर बात करें इसका इक्वेशन का, तो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मूला हम हर बार लिखते नहीं जाएंगे इस किसका है, आपको पढ़ा चुके हैं और आपको दिए फॉर्मूला भी लिखा चुका गया है ना, तो आप वहां पर ध्यान देंगे। HCl किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या आप ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का है ना। फिर NaOH, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोलने में ही जब अम्ल आ जाए तो वो अम्ल ना है जी। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भस्म है, NaOH, यानी OH जहां लगा रहेगा समझ लेना वो क्या है? भस्म है। तो अम्ल और भस्म मिलेगा, क्या बनेगा? लवण और जल, यानी बनाएगा NaCl प्लस H2O। देखिए क्या होता है, यहाँ पर Na जुड़ जाएगा Cl के साथ, तो NaCl हो गया, H के गो बचा, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो दो गो H बचा, और एगो क्या बचा? O, तो O हुआ। यही ना अम्ल और भस्म मिलेगा, क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलो उसको एक बार रोक दो इधर। देखिए अगला क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश में यह घटित हो रहा है अभिक्रिया। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा यह अभिक्रिया नहीं होगा। तो जो अभिक्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पता है ये किसका है? ये इक्वेशन है, आप याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन है। आपको कभी कभी एग्जाम में देता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसका समीकरण लिखे। तो ये प्रकाश संश्लेषण का है। आप इसमें क्या होगा पता है? पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है ना, वही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी पेड़ पौधा के भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ पौधा जब भी भोजन बनाएगा ना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाएगा। जिस पौधा को सूर्य की प्रकाश नहीं मिलेगा वह पौधा क्या होगा? सूख जाएगा। भोजन न बनाएगा तो जिंदा रहेगा? सूख जाएगा। तो यही है, देखो पेड़ पौधा कैसे भोजन बनाता है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा क्या करता है कि कार्बन वायुमंडल से क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या लेता है? जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और ये लेकर किसकी प्रकाश की उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी ग्लूकोज C6H12 और O6, और ऑक्सीजन को क्या करता है? मुक्त करता है। वही ना ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो छोड़ता है। तो ये समझ में आ गया। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करेगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा? ग्लूकोज, और ऑक्सीजन मुक्त करेगा जो पेड़ पौधे से हम लोग लेते हैं। अगला है ऑक्सीकरण। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, उपचयन, ऑक्सीकरण और उपचयन। कभी कभी देगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कभी दे देगा उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण बात समझिएगा, ऑक्सी जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है,
ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का ह्रास यानी निष्कासन। ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो यहाँ पर CO2 बनाया, ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा कार्बन में? इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अगला अवकरण या उपचयन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? संयोग। उल्टा होता है, उसमें हाइड्रोजन निकलता था, इसमें हाइड्रोजन संयोग हो रहा है। और ऑक्सीजन का ह्रास यानी निष्कासन। देखिए इसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अपचयन अभिक्रिया, है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे हाइड्रोजन का इसमें निष्कासन कैसे होता है। देखिए यह हाइड्रोजन अलग है यहाँ पर है, और यह हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ गया, जुड़ा तो हाइड्रोजन का संयोग हो गया इसमें। तो जब हाइड्रोजन का संयोग तो कौन सा अभिक्रिया? अवकरण, अवकरण या अपचयन। ऑक्सीजन का संयोग तो कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण या उपचयन। कोई दिक्कत? कोई कोई ऐसा इक्वेशन आता है, कल हम बताएंगे इसके बारे में। कोई कोई ऐसा इक्वेशन आता है कि जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है। तो जब दोनों साथ साथ किसी में हो, यानी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ हो, उसको कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जब साथ होगा ना, कोई ये तो अलग अलग हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? अवकरण। लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति आएगा कि दोनों अभिक्रिया में एक ही इक्वेशन में होगा कि एगो ऑक्सीकरण हो रहा है, एगो अवकरण। तो जब किसी इक्वेशन में दोनों साथ साथ होता है, वैसे अभिक्रिया क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कल बताएंगे। कोई दिक्कत इतना समझने में? चलिए।
उसका
ध्यान से समझेंगे। आगे क्लास में क्या है, दहन और ज्वाला हेडिंग है। दहन के बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे दहन क्या होता है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर भी खत्म हो रहा है और आज के बाद जो 1-2 दिन का क्लास चलेगा वो खाली क्वेश्चन आंसर चलेगा। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन था, ये आपसे नहीं बनने वाला था, ये हम इसका आंसर दे दिए, बाकी का आपको HW के रूप में रहेगा जो बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दहन। दहन क्या होता है। तो दहन जो होता है ना, कोई भी जो पदार्थ है वो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलेगा, ठीक है। देखो जलने के लिए कोई पदार्थ बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जलेगा। कोई भी पदार्थ को आप जला दो, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो पदार्थ नहीं जलेगा। देखना जहां धुआं होते रहता है वहां कपूर नहीं बढ़ता है, ठीक है। जब आप मंदिर में पूजा करने जाओगे, जहां धुआं खूब हो रहा है वहां कपूर जलाते रह जाओगे, माचिस मारते रह जाओगे, कपूर नहीं जलता है। लोग क्या कहता है कि देवी जी और दुर्गा जी क्या रूसल है, रूसल नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, जो ऑक्सीजन को वहां खत्म कर दिया है। तो जब ऑक्सीजन है ही नहीं है तो वो पदार्थ जलेगा तो नहीं जलता है। तो देखो कोई भी पदार्थ है अगर ऑक्सीजन के संपर्क में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर वो जल रहा है तो कोई पदार्थ जलेगा तो क्या देगा, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। उसे हम क्या कहते हैं, जलने की जो इस क्रिया है ना, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, दहन कहा जाता है। जैसे कार्बन यानी कोयला को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या देगा, उष्मा और प्रकाश देगा। आ रहा है बात समझ में। दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होना चाहिए दहन के लिए। तो दहन होने के लिए सबसे पहले तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए। आप दहन कर रहे हो, आप किसी चीज को जला रहे हो, दहनशील पदार्थ ये नहीं हो, जलेगा। हम थोड़ा ईटा दे दे जलाने के लिए, ईटा को जलाओ, जल जाएगा ईटा जी। पत्थर दे देंगे, जला दोगे नहीं। तो वो दहनशील पदार्थ होना चाहिए तभी तो जलेगा। कोई जलने वाला पदार्थ है ये नहीं, हम दे दे के जलाओ, जलेगा वो नहीं जलेगा। दूसरा है कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, यानी दहन होने के लिए पोषक पदार्थ क्या है, यानी ऑक्सीजन। जलने के लिए किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, यानी उसकी पोषक पदार्थ की। तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। पता है जो दहनशील भी पदार्थ है ना, कभी कभी वो नहीं जलता है। जैसे तुमको हम लकड़ी का एक बोटा दे दे, बहुत मोटा है, वो सलाई दे दे, कहीं सलाई से भैया जला दो, जल जाएगा। क्योंकि उस बोटा को जितना ज्वलन ताप चाहिए ना उतना ज्वलन ताप कौन नहीं दे रहा है, माचिस नहीं दे रहा है, इसीलिए वो नहीं जलेगा। अगर वह माचिस को हम बोले कि एक दे दे कागज, कहीं भैया जला दो, जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा। तो माचिस से कागज जल जाएगा क्योंकि कागज को कम ज्वलन ताप चाहिए, जो उतना ज्वलन ताप दे देगा। जब तक कोई दहनशील पदार्थ को जितना ज्वलन ताप चाहिए अगर उतना ज्वलन ताप नहीं मिलेगा तब तक वह पदार्थ नहीं जलेगा। जैसे उसको उतना ज्वलन ताप मिल जाएगा वह पदार्थ क्या होगा, जल जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद ज्वाला है, दहन और ज्वाला, ये दो टॉपिक अंतर भी पूछता है, लिख देना, एक ये लिख देना डिफिनेशन, एक ये लिख देना, अंतर हो गया है ना, तो इसमें खास नहीं है। ज्वाला क्या है कि दहन के फल स्वरूप अगर दहन हो रहा है, ऊपर जल रहा है कोई पदार्थ, तो एक लौ के साथ जलता है, पीला या लाल लौ के साथ, पीला रंग का एवं लाल रंग के लौ के साथ। वो लौ मतलब जानते हो ना, फ्लेम जी, जब मोमबत्ती जलता है तो फिर लौ निकलता है, तो वही लौ को हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। अरे बात समझ में, दहन समझ में आ गया। दहन के क्या क्या शर्त है वो भी हो गया। फिर उसके बाद ज्वाला एक आता है, लास्ट टॉपिक है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विफाइड का LPG, यानी हम LPG कहते हैं जो गैस सिलेंडर में भरा जाता है हमारा, है ना। तो LPG क्या है बात समझिए। LPG जो गैस सिलेंडर में भरा जाता है ना, वो सिलेंडर के अंदर जो होता है ना, किसका किसका मिश्रण होता है बात समझेंगे। ब्यूटेन जिसका फार्मूला C4H10, प्रोपेन C3H8 और एथेन, ये तीनों का मिश्रण है। कौन कौन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। सिलेंडर में क्या भरा जाता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीनों का मिश्रण है। एलपीजी क्या है, तीनों का मिश्रण है। लेकिन इसका मुख्य जो अवयव है ना, अगर पूछेगा कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, एलपीजी का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। लेकिन एलपीजी में 3 गैसों का मिश्रण है, कौन कौन, ब्यूटेन, एथेन
प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, तीनों का मिश्रण है कौन? एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में अगर बात करें तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। एक होता है सीएनजी भी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो जब आएगा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन जो है ना, इतना तीव्र गति से जलता है ना, यह तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। ये तीनों गैसवा जो है ना तीव्रता से जलता है और पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है, इसीलिए तो हम इसका उपयोग खाना बनाने में करते हैं। और यह एक प्रकार का अच्छा क्या है? ईंधन है। और ये बात समझ में? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या है? यह ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन का यह एक मिश्रण है। इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। यह इतना अच्छा तीव्र गति से जलता है कि तुरंत यह ऊष्मा प्रदान करने लगता है, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं खाना बनाने के रूप में किया जाता है या ईंधन के रूप में करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आज हमारा यह टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, है ना। कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इससे ज्यादा नहीं पूछता एग्जाम में, है ना। हम वो क्वेश्चन करवाएंगे आपको लिख के आंसर, जो क्वेश्चन हम नोट्स में नहीं पढ़वाए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नोट्स में पढ़वा दिए हैं वो सिर्फ क्वेश्चन लिख देंगे, आपको उसका आंसर लिख लेना है ना। तो ये कुछ कुछ ऐसे भी है जो आपको नोट्स में ना पढ़ाए होंगे छूट जाता है। कैसे छूटता है? अगर हम भारतीय भवन के बुक लेकर चल रहे हैं तो कुछ एनसीईआरटी का प्रश्न छूट जाएगा। एनसीईआरटी का अगर बुक लेकर चल रहे हैं तो कुछ भारतीय भवन का भी प्रश्न छूट जाएगा। किताबों का बहुत संग्रह है, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको छूट जाएगा, ठीक है। ये हम पढ़ाए हुए हैं, संतुलित करने के लिए बताया है, वही चीज यहाँ पर, लेकिन ये नहीं बताए थे। तो बात समझिएगा, वायु में जलाने से पहले जब हम हवा में किसी पदार्थ को जलाते, किसी पदार्थ को मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यानी मैग्नीशियम के जो रिबन है ना, रिबन मतलब माथा में बांधने वाला रिबन मत समझना, रिबन मतलब मैग्नीशियम का रिबन एक पट्टी होता है ना। लोहा का रिबन कह दे तो लोहा का एक पट्टी है ना। मैग्नीशियम का रिबन यानी मैग्नीशियम का एक पट्टी, इना कि मैग्नीशियम का रिबन नहीं होता। रिबन माथा में जुड़ा जो बनता है वो रिबन की बात यहाँ नहीं होता। रिबन जैसा एक पट्टी होता है। तो मैग्नीशियम की जो पट्टी है उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्वेश्चन यहाँ है ना। यानी मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाएंगे तो जलाने से पहले हम उसको साफ क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है कि मैग्नीशियम की रिबन की सतह पर उपस्थित जो मैग्नीशियम का रिबन है ना, उसके सतह पर कौन सा ऑक्साइड बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पता है, अगर मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम है, तो हवा के जब संपर्क में आएगा तो ऑक्साइड, हवा जैसे ही ऑक्सीजन उस पर पड़ा तो हवा के संपर्क में आया, जलवाष्प पड़ा तो ऑक्साइड के पर जमाएगा। तो मैग्नीशियम पर जला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर लोहा पर लग रहा है तो लोहा ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड हम बोल सकते हैं। अगर बेरियम पर लग रहा है तो बेरियम ऑक्साइड के पर जम गया, है ना। तो जिस पदार्थ पर ऑक्सीजन लग रहा है उसकी परत सतह जमा देता है, यानी उसका ऑक्साइड जमा देता है। तो यहाँ पर किस पर लग रहा है? मैग्नीशियम पर ना, तो किसका सतह जमाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व इसे साफ किया जाता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत जम जाता है ना, उसको हटाने के लिए हम सरेस मारते हैं और फिर उसको जलाते हैं। कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। आपको क्वेश्चन इतना देगा, ये नहीं देगा, ऊपर दे देगा। पहला हाइड्रोजन क्लोरीन संतुलित करना है जी, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोराइड सबका फॉर्मूला याद रहेगा तब ना होगा। हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl2, अभिक्रिया करा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, इसको बैलेंस कर लेना है, संतुलित हो जाएगा ना। चलो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का हल क्यू। बेरियम सल्फेट क्या होता है फॉर्मूला? BaSO4। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है फॉर्मूला? AlCl3, इसको बैलेंस कर लेना है। सोडियम क्या होता है? Na, जल का H2O क्या बनाया? NaOH प्लस H2, इसको बैलेंस करना है, हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन सिर्फ पूछेगा रेड में हम जो लिखे हैं ना O वाला, बाकी आपको फॉर्मूला लिखना है और उसको बैलेंस करना है, एग्जाम में से पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो सेव कर दो।